नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2022-23 के बजट के जरिए आगामी चुनाव को भी साधने की तैयारी में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के मंत्रियों के साथ मीटिंग की और चलाई जा रही योजनाओं और जनहित के मुद्दों को भी जानने का प्रयास किया। चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने अंतिम व्यक्ति तक किस तरह योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, इस बात पर मंथन किया और इस तरह से तमाम बातचीत, मंथन और चिंतन के बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चुनावी बजट लगभग तैयार माना जा रहा है। दरअसल भूपेश बघेल इस बजट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की 15 सीटों को भी जीतने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ बजट की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने वर्तमान बजट का ही सही उपयोग नहीं कर पा रही है और केंद्रीय अनुदान के पैसे भी वापस हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है। बजट से आम जनता को क्या उम्मीदें हैं, ये बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों में कितना दम है, ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जरा सुन लेते हैं आम जनता को बजट को लेकर के क्या कहना है उनका। जरा वो सबसे पहले आप सुनिए। बजट अगर पेट्रोल और में अपना सरचार्ज कम कर दे तो आम पब्लिक को बहुत फायदा होगा। पेट्रोल और डीजल की मार बहुत ज़्यादा हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ गया, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो है बहुत ज़्यादा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना चाहे तो थोड़ा कम कर दे तो पब्लिक को फायदा होगा उससे। सबसे पहले तो हमें गैस का बजट कम करना चाहिए। दिन ब दिन गैस के रेटें कम होते ज़्यादा होने जा रहे हैं। पेट्रोल भी, डीजल भी, सभी चीज़ें ज़्यादा होने चाहिए। हम महिलाओं को संगठन करके रसोई के चीज़ों को कुछ चीज़ों को कम रेट करने चाहिए, जिससे हमारा फ़ायदा हो सके। रेट कम करने चाहिए गैस के उनके। बेरोजगारी भत्ते के बदले हम लोग को रोजगार चाहिए और यूथ तो देश का भविष्य है, तो उनके लिए कुछ तो सोचना चाहिए बजट में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसा होना चाहिए। हम लोग को आशा है कि इस बार करेंगे मुख्यमंत्री जी कुछ। यूथ के लिए अगर मितान क्लब बन रहा है तो यूथ क्लब में जाके सोशलाइज होंगे, वो सही है ज़्यादा थोड़ा। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, चाहे वो पेट्रोल से लेके हर चीज़ का है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बेसिक कमोडिटी हैं, है ना, उनका प्राइस कम किया जाए, है ना। और जैसे पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट हाई रहता है तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे बाकी चीज़ों पे। ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें महंगी होगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि महंगाई कम हो। जनता की बातों को सुना। जनता के द्वारा सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि बढ़ती महंगाई से इसमें राहत मिल पाए और कुछ हद तक चीजें ऐसी बेहतर की जाए जिससे जनता को फायदा मिल पाए। लेकिन आगामी बजट को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, जरा वो भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार इस वर्ष राज्य निर्माण के बाद का सबसे बड़ा बजट, विशाल बजट, सर्वहारा वर्ग की चिंता और सर्वहारा वर्ग की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने वाला बजट प्रस्तुत करने जा रही है। राज्य का सबसे अच्छा बजट होगा। इसके पहले भी भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत की उसमें राज्य के व्यक्ति विकास, सर्वहारा वर्ग की चिंता, मूलभूत की जरूरतों को पूरा करने वाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहारों को पुनर्जीवित करने वाला बजट था। ऐतिहासिक बजट था। लेकिन ये जो बजट होगा ये विशाल बजट होगा और अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के शासनकाल में इस प्रकार के बजट के बारे में कभी सोच ही नहीं पाई। रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते बजट बनाने से पहले भाजपा नेता कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को आधार रखते थे, इसीलिए उनके बजट हमेशा जन विरोधी रहा है। और अभी जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें सभी विभागों के मंत्रियों से चर्चा की जा रही है, आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बजट जो है सबसे विशाल बजट होगा और सबसे अच्छा बजट। छत्तीसगढ़ सरकार के आगामी बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित चिमनानी, जरा वो भी सुनो। प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई थी महज 9,000 करोड़ का बजट था, उसे हमने 95,000 करोड़ तक पहुंचा दिया, 10 गुना। लेकिन 3 साल में आप देखिए कि ये बजट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और
इससे भी बुरी बात यह है कि जितना बजट इन्होंने बनाया उसका 20,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने 19-20 में खर्चा ही नहीं किया। योजनाओं को ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हर बार हम देखते हैं हर डिपार्टमेंट में पैसों की किल्लत है। स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कहीं पैसे ये दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में चर्चा कर ली है और बजट का आकार बड़ा होगा ये बताने से नहीं होगा। वास्तव में योजनाओं को पैसा दीजिए, वास्तव में जो बजट बना रहे हैं उससे खर्चा कीजिए, जनता तक लाभ पहुंचाइए। खाली ये हवाई बातें करते 3 साल बीत गए, कम से कम अब कुछ। तो बड़े बजट की तैयारी है और उम्मीद यही कि जनता के हित के लिए ये बजट तैयार हो पाएगा, लेकिन सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री तपेश चंद्र गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तपेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत नितिन भंसाली जी आपसे ही कर रहा हूं। बड़ा बजट, बड़ी उम्मीदों के साथ जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर पाएगा ये बजट? विपक्ष सवाल कई उठा रहा है। विपक्ष का काम सवाल उठाना है। देखिए, ये बजट जो होगा ये लोक कल्याणकारी जैसे पिछले 3 बजट थे वैसा ही ये बजट होगा। निश्चित तौर पर नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का जो खाका तैयार किया गया, आप देखिए इसमें आमजनों से राय ली गई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे व्यापारी भाइयों से, कैट के हमारे व्यापारी भाइयों से इसमें मशवरा लिया गया है। साथ ही हर विभाग के मंत्री के साथ सीएम की, माननीय मुख्यमंत्री जी की 1-to-1 बैठकें हुई हैं, लगातार चल रही हैं, जो आने वाले 3 दिन भी लगातार चलेंगी। और किस प्रकार का बजट उनके विभाग का होना चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या खर्च हुए और क्या जरूरत है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये 2022-23 का जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 का नया बजट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इस बजट में गांव, किसान, गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय, शिक्षा, एजुकेशन, रोजगार, उद्योग, व्यापार, हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में किस प्रकार देश प्रगति के प्रदेश जो है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और इसका लाभ जो है विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जन तक, आम लोगों तक कैसे पहुंच सके, ये इस बजट का मुख्य उद्देश्य होगा। कुछ नई योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जाएगा। चाइल्ड बजट भी हो सकता है कि इस बार पहली बार चाइल्ड बजट भी जो है दूसरे साल की बात है, पहले साल भी किया गया था, चाइल्ड बजट के लिए भी अलग प्रावधान किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक लोक कल्याणकारी और आम जनता से के हितों से, उनकी जरूरतों से जुड़ा हुआ बजट साबित होगा। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो इस बार के लिए बजट अलॉट करके जो पैसा खर्च करना चाहिए था वो पैसा तो खर्च नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं कि बड़ा बजट लेकर के आएंगे। ये मैं कहीं पर ऐसा हुआ होगा, ये मैं मानता हूं, और ये बात कोई नई नहीं है। कोई भी सरकार रहे, कई चीजों में थोड़ा बहुत 19-20 खर्चा नहीं हो पाता, लेकिन मुख्य वजह यदि हम देखें तो 2021 में सेकंड लहर जो कोरोना की थी, आप जानते हैं कि उस समय लोगों का स्वास्थ्य और लोगों की जान बचाना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी था। इस दौरान कुछ चीजें जो है ये थोड़ी सी डिले हुई होंगी, पर उन चीजों को भी किस प्रकार से सुधार कर इस वित्तीय वर्ष में पटरी पर लाया जाए और इसका लाभ जो है लोगों को कैसे मिले, इस दृष्टिकोण से बजट तैयार किया। इस बजट में आप कह रहे हैं कि कोरोना के समय में लोगों की जान बचाना बड़ा जरूरी है आपके नजर में, या आपकी नजर में नहीं सर, सभी की नजर में है। अब सभी की नजर में जो बड़ा जरूरी है उसके लिए आपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपको उम्मीद है कि इस बार कुछ और बड़ा तरीके से कुछ किया जाएगा? 100%। स्वास्थ्य तो सबसे पहला मुद्दा है। आज हम सब क्या झेल रहे हैं, पूरा देश झेल रहा है, खाली छत्तीसगढ़ पे बात नहीं हो रही। मुख्य मुद्दा अभी स्वास्थ्य ही है। कहते हैं जान है तो जहान है, तो सबसे पहले लोगों की जान को बचाना ये सरकार का मुख्य कर्तव्य है और हम काम कर। राजीव जी, बड़े बजट की तैयारी है, लेकिन आप सरकार के ऊपर आरोप तो कई लगा रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि कुछ खामियां तो होती हैं, बजट जो अलॉट किया जाता है, कोरोना का समय भी था, इस वजह से कुछ समय तक काम भी बाधित रहा, तो उतना काम नहीं हो पाया। लेकिन चुनौतियों को पार करते हुए हमने जनता के हित में काम किए और नया बजट जब लेकर के आ रहे हैं तो सभी से सलाह भी ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, चिकित्सा का जो बजट है उसमें मेरे मित्र कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप चिकित्सा के देखेंगे, चिकित्सा क्षेत्रों की हालत कितनी बद से बदतर है। टेस्टिंग जैसी चीजें नहीं है जो होनी चाहिए हर अस्पतालों में, छोटे छोटे राज्यों में। तो चिकित्सा और शिक्षा के ऊपर, बजट के ऊपर बहुत, मैं तो कहूंगा कि एक कॉम्प्रहेंसिव बजट, एक बहुत बड़ा बजट बनाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हमने बजट बना दिया और एलोकेट कर दिया और उसके बाद वो राशि खर्च नहीं हो पाई, तो बहुत दुखद है। और अभी जो देखा जा रहा है पिछले 3 वर्षों में, सड़कों की हालत बहुत खराब है,
तो कम से कम पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को एक बजट का बहुत राशि देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए और नई सड़कों के उन्नयन के लिए। और जो चिकित्सा की हालत है, जो केंद्र सरकार की जो 5 लाख रुपए जो एपीएल के लिए भी आती है, उसे इन्होंने 50,000 में कन्वर्ट कर दिया है। चंदूलाल चंद्राकर जी के स्मृति में जो कार्ड बन रहा है, तो चिकित्सा के उन्नयन और सड़कों के उन्नयन और शिक्षा में पूरी तरह से प्राइवेट पे और आत्मानंद पे इन्होंने काम किया है। पर उसी तरह का जो हिंदी मीडियम स्कूलों को एकदम छोड़ दिया गया, जो गांव-गांव में स्कूलें हुआ करती थी, तो उसके उन्नयन के ऊपर भी कोई भी जो राज्य होता है, राज्य की सबसे बड़ी बात होती है चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी आवश्यकताएं रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की हालत। और आप अभी देखेंगे कि मैं मानता हूं कि कोरोना का काल था, बहुत सारी बातें नहीं हो पाई, इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, लेकिन इन चारों बातों को सरकार को संज्ञान में लेकर इसके ऊपर जमीनी स्तर पे बहुत काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो हर साल होता है कि बारदाना के खरीदने के ऊपर जो लोग किसान बारदाना नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें बारदाने खुद खरीद कर धान खरीदने के लिए जाना होता है। तो कम से राजीव कम जी यही तो कह रहे हैं ना, नितिन बंसाली जी यही तो कह रहे हैं कि जो आप अभी तक नहीं कर पाए थे, इस बार वो करने जा रहे हैं, इसलिए बड़ा बजट इसीलिए नाम दे रहे हैं वो। नहीं, बड़ा बजट नाम देने से नहीं होगा साहब, आपको फील्ड पे आकर प्रैक्टिकल होकर उस बजट को किस प्रकार से कॉम्प्रहेंसिव बजट बनाकर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। योजना बनाने से नहीं होगी। ठीक है, बड़ा कह देने से बड़ा नहीं होगा, वो होने से भी बड़ा होना चाहिए। चलाना आता है। ठीक है, ठीक है। तपेश जी को जरा मैं शामिल कर लेता हूँ। तपेश जी, अब अर्थव्यवस्था के तौर पर खास करके हम कोरोना काल का भी जिक्र कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे काम बाधित होते हैं, इसका नितिन जी भी जिक्र कर रहे थे। और अब आने वाला ये जो समय चल रहा है, ये बड़ा मुश्किल का समय भी है। तो वापस से जब कोरोना वापसी आ चुका है, तो इससे बहुत हद तक नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को तो पहुंचा है। अब लेकिन सभी वर्ग को जो उम्मीद है वो सरकार से है, इस बजट से है। 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो पहले कोरोना काल से संघर्ष करके हमें बाहर निकलना है, क्योंकि कोरोना का फिर से तृतीय चरण पे जो कार्य हो रहा है, ये बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है। निश्चित तौर पे इससे कार्य क्षमता गिरेगी, उद्योग वगैरह के भी कार्य प्रभावित होंगे, तो थोड़ा सा ये एक चीजें आपके पास आएगी। और जहां तक बात कही जा रही है एक बड़े बजट के आने की, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, यह सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है, ये उद्योग के लिए भी है, सरकार के निर्माण कार्य के लिए भी है। इसका भी फर्क उस पर दिखेगा। जो सामग्री वो 100 रुपए में तैयार करते थे, अब वो 125 में तैयार होगा। तो निश्चित तौर पे बजट की जो क्षमता है, वो सीमाएं हैं, वो बड़ी होगी। जहां तक अब बात उठ रही है कि बजट में पूरी राशि का उपयोग नहीं हो पाना, मेरे पास ऐसे साक्ष्य हैं। 5 वर्षों से कर्मचारी अधिकारियों के कुछ भत्ते जो क्लेम के होते हैं, उसको ना करते हुए भी बजट को लैप्स किया गया है। तो ये चीजें देखिए, कई बार कार्य क्षमता और कर्मचारियों की अपनी जो एक लालसा रहती है, उसके कारण ये सब चीजें प्रभावित होती है। निश्चित तौर पर सरकार ने 2-3 वर्षों से कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा कार्य किया है, समाज कल्याण का बहुत काम किया है, किसानों के विकास और उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काफी योगदान दिया है। अब बारी है निर्माण कार्य की ओर, विकास कार्य की ओर ध्यान देने की। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि यदि अगर बजट बचा भी है, बजट बच्चे के पीछे कारण बिल्कुल जायज है कि विगत 1.5 वर्षों से तो हम कोई भी कार्य विकास के लिए नहीं कर पा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार के सुधार कार्य कर पा रहे हैं। कोरोना ने जिस तरीके से कमर तोड़ के रखी थी, निश्चित तौर पे उसके कारण बजट बचा होगा, ये कोई आलोचना का विषय नहीं है। ये अच्छी बात है कि हमने उसका अपव्यय नहीं किया। ठीक है, हमने उसका अपव्यय नहीं किया, ये बड़ी बात है। और कोई भी सरकार हो साहब, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी भी राजनीतिक दल की हो, कोई भी सरकारी धन का ऐसा उपयोग करना नहीं चाहेगा जिससे कि जनता उसको आने वाले समय में नकार दे। नहीं, लेकिन सर हर कोई बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है। आप तो अर्थशास्त्री, आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। सरकार ने अगर दोनों हाथ खोल दिए मुट्ठी अगर, तो यहाँ कैसे तो वो पैसा आएगा, बड़ा जरूरी होता है ना। रेवेन्यू कैसे होगा? सर एक बात आपको बता दूं, अगर पहले स्कूल बिल्कुल मृत प्राय की तरह चल रहा था, एक सरकारी स्कूल नकारात्मक रूप में चल रहा था। आत्मानंद जी के बारे में जो स्कूल का निर्माण हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल आए, उससे थोड़ा सा क्रेज बढ़ा। अब ये कहें कि आपने इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोल दिया, हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, तो साहब धीरे धीरे अगले चरण में हिंदी स्कूल का भी उन्नयन होगा और हिंदी स्कूलों का भी उन्नयन हुआ। मैंने अभी आज ही पेपर में पढ़ा कि कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बने, वो इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, हिंदी मीडियम के थे।
ऐसे ही पहले भी सरकार ने स्कूलों के विकास के लिए कार्य किया है, अभी भी सरकार स्कूलों के विकास के लिए कार्य करेगी। पहले भी किसानों के उन्नयन के लिए कार्य किया गया, अभी भी किया जाएगा। पर जैसे जैसे हम कार्य कर रहे हैं उससे आदमी की मनोकामनाएं या इच्छा शक्ति प्रबल होती चली जा रही है। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन इस सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगा आपके पास कि आखिर किस क्षेत्र को ज्यादा और मजबूती देने की जरूरत इस वक्त आ चुकी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर है। मैं वापस लौटूंगा इसी सवाल के साथ, लेकिन मैं जरा आगे बढ़ता हूं। नितिन बंसाली जी, अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा बजट तो इसलिए भी क्योंकि चुनावों की आहट भी है और आने वाले चुनावों को लेकर के तैयारी आज से ही कर लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी। हमने कभी भी चुनावों की तैयारियों को देखकर काम नहीं किया है, हमने जनता के हितों को देखकर काम किया और अभी भी जनता के हितों को लेकर ही ये बजट बनाया जा रहा है। जैसा कि हर वर्ग से इसको चर्चा की जा रही है, पहले जैसा नहीं होता था। अभी मैं आपकी डिबेट शुरू होने से पहले शुरू में आम जनता की राय सुन रहा था, आपके रिपोर्टर जो उनसे बात कर रहे थे वो एक ही चीज कह रहे थे कि बजट में पेट्रोल, डीजल, गैस के रेट कम किए जाएं, घर में जो रोजमर्रा की जो चीजें लगती उनकी दरें कम की जाए। तो ये इशारा मोदी जी की तरफ है। ये महंगाई बढ़ी क्यों? ये देखिए महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह क्या थी, इस पर तो उन्हें फोकस करना चाहिए। हमने यहाँ पर किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई है, इसके अलावा रोजगार के क्षेत्र में देखिए छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर जो है वो केंद्र से 1/3 है, कम है, 2.1% और केंद्र जो है 7.5% से ऊपर है। तो यदि कोई ऐसा कहता है, हवाई बात करता है भाजपा का कोई प्रवक्ता कि प्रदेश में काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ, तो वो सरासर झूठ है। हमने यहाँ पर रोजगार देने का भी काम किया और निश्चित तौर पर ये जो बजट है, ये बजट जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग को इसमें ध्यान में रखकर, व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के बेहतर होगा। साथ ही चुनाव से पूर्व जो हमने वादे किए थे, जिन बातों को कहकर हम सत्ता में आए थे, उन वादों को पूरा करना भी इस बजट में हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और जिस दिशा की ओर ये बजट का निर्माण किया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं पर पूरा विश्वास है ये लोक कल्याणकारी बजट होगा और इससे प्रदेश का विकास सतत आप देखिएगा बढ़ते ही जाएगा। एक बार फिर से आपसे समझना चाह रहा हूं कि प्राथमिकताओं में क्या क्या शुमार है। आपने शुरुआत में जिक्र किया कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय भी, क्योंकि अक्सर कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कि कोरोना के साथ जीना होगा, तो कोरोना तो रहेगा ही, इसके साथ आपको जीना भी पड़ेगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपको हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ मैनेजमेंट, ये आपको बड़ा मजबूत करने की जरूरत है। अब चाहे इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत हो, जो कि दूसरी लहर के अंदर बड़ा संकट बना था। जी, 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमें जो विरासत में जर्जर अस्पताल और टूटे फूटे स्कूल मिले, हम उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस दिशा में हम। राजीव जी कह रहे हैं टूटे फूटे आप छोड़ के गए थे, लेकिन सवाल राजीव जी है कि आपने भी 5 साल में कुछ नहीं किया, आपने भी टूटे फूटे छोड़ करके इनको दे दिए। मेडिकल कॉलेज, अरे साहब आप आइए नितिन जी, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे और ये कहते हैं विकास किया। अरे अच्छा काम किया होगा भाई, तो ये जनता जो है 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में नहीं ले आती आपको। नहीं, ये जर्जर हालत में स्कूलों को देने की जो विरासत है ना, ये छोड़ दीजिए। अगर देना है तो अच्छे कामों को दीजिए, उसकी विरासत शुरू की जाए। अगर आगे किसी को विरासत देनी है, नई सरकार अगर आए, तो कम से कम वो ये ना कहे कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। नितिन जी, ये हमें देखना होगा, ये तय करना होगा। लेकिन मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। हम जिस दिशा में प्रदेश की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, आने वाले 25 साल 20 साल तो भूल जाएंगे, सत्ता के आसपास भी कहीं नजर आएंगे। 90 विधानसभा में 15 तक तो ले आए हैं, एक हार गए, 14 में आ गए। देखिएगा अगले विधानसभा चुनाव में 7 या 8 सीटें पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, मैं राजीव चक्रवर्ती को जरा मौका देता हूँ। राजीव जी जरा काउंटर तो कीजिए, अपना जवाब दीजिए जरा। ठीक है, एक मिनट नितिन जी जरा सुन लेते हैं। ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिए जी। एक कहावत है, गालिब ख्याल अच्छा है, मुगालतों में रहना तो आप ख्यालों में रहिए कि आप 25 साल रहेंगे, 30 साल रहेंगे। तो वो आप तो केंद्र सरकार जो यूपीए 1 में भी कहते थे, 2 में भी कहते थे, और आपके दिग्विजय सिंह जी भी कहते थे, और अजीत जोगी जी भी कहते थे हम 25 साल रहेंगे। खैर बहरहाल ये लोकतंत्र है, सबको मौका मिलता है, हमको मिला, आपको मिला और आगे हमको फिर मिलेगा।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपने तो लोगों का छत छीन लिया साहब। 40% जो राज्य को देना चाहिए था प्रधानमंत्री आवास में, जो लोग फायदा ले रहे थे आवास क्रांति का, उस चीजों को आपने कह दिया कि हम नहीं देंगे। और इन 15 सालों में आप लोगों ने गरीबों के हक पर निवाला जरूर छीना है। स्वास्थ्य कार्ड जो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्ड दिया था 5 लाख रुपए का, आपको थर्ड पार्टी कंपनी को पेमेंट करना था, आपने जो एपीएल होता है उसके लिए भी आपने 50,000 कर दिया 5 लाख से। ठीक है। तो जनता तो चुनाव में ढूंढ रही है आपको। ठीक है कि ये जनता के साथ जो आप लोगों ने छल अरे किया है अगर ना, जनता उसे इतनी नाराज होती है, अभी 15 के 15 चलिए, मैं तो 3 मैंडेट मिला है। जीते तो आज भी हमको जनता 3 हमारे मैंडेट साथ है, आपके किसलिए मिला साथ नहीं है? है। 2003, हमारे नाम से 2008, जीते। 2009। अच्छा सुनिए ना, एक मिनट नितिन बंसाली जी, एक मिनट जरा। राजीव जी, जनता की उम्मीदें क्या है वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, लेकिन बीजेपी की उम्मीदें क्या है सरकार से इस बार के बजट को लेकर? हमारी उम्मीद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का जाल गली गली गांव गांव तक, वो अब जर्जर स्थिति में है। उसके कारण लोग आने जाने में वो कर रहे हैं, शहर से कट रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस मजबूत किया जाए। जो स्कूलों को, अस्पतालों को जो नई भर्तियां करनी चाहिए। चलिए, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बजट को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं, जनता बेहद उत्साहित है और ये चाहती है कि इस बार के बजट में उनके लिए तो कुछ ना कुछ खास जरूर हो। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।